वो बिल्कुल सादा और दो टोक था जी। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला 2023 में सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। उस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला बनाने के लिए क्या हमने काम करना है, किस तरीके से हमने अपनी तंजीम बनानी है, क्या क्या सियासी तहरीक का हमारा हिस्सा होंगी वो चीज़ें, उस सब के ऊपर जो काम है वो बड़े मरबूत तरीके से ये काम शुरू हो चुका है। जो सिंध के अवाम के साथ पिछले 13 साल के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है, वो जाहिर है कोई भी पाकिस्तानी जो है, चाहे वो सिंध का हो या सिंध के बाहर का भी हो, तो उसको देख कर तकलीफ़ होती है। मैं छोटी सी एक मिसाल अगर आपको दूं, तो एक बुनियादी चीज़ जो हर इंसान की को कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़रूरत पड़ती है, और वो सेहत के अगर कोई मामलात आ जाएँ तो सब समझते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है, न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे ख़ानदान को। और उसके लिए एक इनकलाबी कदम जो लिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले ये काम किया, अब पंजाब की सूबाई हुकूमत ने भी कर लिया है, वफाक की जितनी इकाइयाँ हैं, इस्लामाबाद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, तमाम वहाँ पर ये निज़ाम राइज होने जा रहा है सेहत कार्ड का, कि कोई भी अगर कोई बीमार होता है और उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, कोई महंगा टेस्ट कराना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो उसके लिए रियासत ज़िम्मेदारी ले रही है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। लेकिन सिंध की हुकूमत जो है वो अभी तक ये काम करने को तैयार नहीं है, और लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए सिंध हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। अब मैं क्या, इंसान जो है, जो लोग अगर इतनी तकलीफ़ से ना गुज़र रहे हों इस सिंध हुकूमत की जो लापरवाही है, तो इंसान को शायद हंसी आए। ये मैंने आपको सिर्फ़ एक मिसाल दी है। इसी तरीके से हर चीज़ अगर आप देख लें तो आपको नज़र आता है कि सिंध के अवाम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में शायद इतने बुरे हालात कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। गवर्नेंस ख़त्म हुई भी है, और जो नौजवानों के साथ इस सूबे के साथ किया है, मेरी उम्र जैसे बंदे जो हैं वो ज़िंदगी गुजार चुके हैं, चले हम तो एक मुश्किल से हमारी एज का बंदा जो है वो गुज़र भी जाता है, लेकिन नौजवानों की तो उम्मीद भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। उनको पता है कि ये जो निज़ाम हमने बना दिया है, एक पर्ची का निज़ाम लेकर आ गए, ना कोई मेरिट है, आपको नौकरी चाहिए साईं के पास आओ, मैं पर्ची दूंगा तो आपको नौकरी मिलेगी, मेरी पर्ची नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, वो नौकरी के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी चलता है। तुम्हें ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची से ट्रांसफ़र मिलेगा। तुम्हें पोस्टिंग चाहिए, मेरी पर्ची से मिलेगा। पानी, छोटे जो काश्तकार हैं उसको पानी के लिए तरसा दिया है, जो ताकतवर है उसका ज़ोर चल रहा है वहाँ पर, ना पुलिस काम कर रही है, लोगों को डाकू राज के ऊपर छोड़ दिया है। पहले जो है वो मखसूस इलाके होते थे सूबे के, अब तो खैर 13 साल से तो सूबा ही पूरे डाकू चला रहे। ये सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब का विज़न बड़ा वाज़े है, हर पाकिस्तानी उनकी नज़र में बराबर है, और जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है हालात को बेहतर करने के लिए, अवाम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यही उनकी हिदायत हैं कि हर सूरत में सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मज़ीद चलने दिया जाए। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त हमारी टीम बन गई है जी, कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत ही, मेरे ख्याल में तो आइडियल एक कॉम्बिनेशन बना है। बहुत तजर्बाकार, सिंध की सियासत को समझने वाले, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ चुके हैं, जिनको पता है कि सिंध के मामलात क्या हैं, कई जिनका मैंने ज़िक्र भी किया नाम, वो भी इस वक्त शामिल हैं सारी जस्तजू के अंदर। और बहुत सा नया खून जो आया है, जिन्होंने सियासत अपनी शुरू की है पिछले चंद सालों के अंदर, वो भी इसके अंदर। लेकिन सब ये लोग जो हैं, चाहे वो तजर्बाकार हों या वो जूनियर हों, वो एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं, और वो ये हैं कि हमने सिंध के अवाम को इस मुसीबत से निकालना है। ये जो उनके ऊपर डाकू राज मुसल्लत कर दिया गया है, इससे उनको आज़ाद कराना है, और उनको भी वही सहूलियात देनी है, उनको भी वही उम्मीद देनी है जो बाकी हर पाकिस्तानी के पास हो। इसके सिलसिले में एक जो बड़ा फ़ैसला किया गया पिछले 1-2 हफ़्ते से, आपने सुना भी होगा उसको मीडिया के अंदर, और मैं अली ज़ैदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी तफसील भी आपको बताएं
कि ये जो सिंध के अंदर पहले ही एक काला कानून था जो 140A है आइन का, उससे मुतसादम सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम था, जो हम उसके ख़िलाफ़ पहले ही पटिशन फ़ाइल कर चुके थे। वज़ीर आज़म ख़ुद दस्तखत कुनिंदा हैं उस पटिशन के, मैंने ख़ुद उसको पटिशन के ऊपर साइन किया हुआ है। और लेकिन उन्होंने तरमीम करके तो बिल्कुल ही जो बचा खुचा था वो भी ख़त्म करके रख दिया है। तो उस न सिर्फ ये तरामीम बल्कि वो जो ओरिजिनल कानून है उसके ख़िलाफ़ एक पूरे सूबे के अंदर तहरीक चलने जा रही है। और अली ज़ैदी साहब जो हैं उनसे मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा तफसील बताएं कि किस तरीके से अब सिंध के हर घर तक हमने पहुँचना है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के हर घर पे दस्तक देनी है, हर दरवाज़े पे दस्तक देनी है और उनको अपने इख्तियार के लिए, अपने आइनी हक के लिए खड़ा होने के लिए दावत देने जा रहे हैं। तो अली ज़रा साहब तफसील बताइए। शुक्रिया असद जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि असद उमर साहब ने आपको बताया और ख़ैर बताया कि सारे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे सिंध में रहने वाले लोगों को पता ही है कि यहाँ पे कोई सियासी जमात तो हुकूमत कर नहीं रही। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। वो गॉड फादर बन के बैठा हुआ है। मुंशी को उसने अपने लगा दिया CM, चीफ मुंशी, और वो शायद उसके लिए पहले पैसे गिनता था, उसको नवाज दिया, उसको CM बना के। हम समझे कि शायद बाहर से पढ़ लिख के आया है तो कुछ शायद कोई सेंस प्रिवेल करेगी। पता चला कि ये वो उससे भी उतना ही ख़राब है, उससे ज़्यादा ख़राब ना हो। क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ते जब गया था, एक पूरा टूर किया हमने नॉर्थ सिंध का, लाड़काना, जैकाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर। तो जो हालात वहाँ पे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए टॉक शोज़ पे भी कई दफ़ा कहा है कि जो टॉक शोज़ पे एंकर्स भी बैठे, ज़रा कभी यहाँ से निकलें कराची और इस्लामाबाद या लाहौर से और जाके वहाँ देखें तो सही अंदरूनी सिंध हालात हैं क्या, वहाँ लोग रह कैसे रहें। माने ये ख़ुद अपने तो जानवरों को भी बाहर ले जाएं इलाज कराने, और वहाँ इंसानों के साथ जो ये सलूक करते हैं तो वो तो कोई तबाही से मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कोई। ऊपर से ये लेके आ गए काला कानून, और इस काले कानून पे सारी जॉइंट अपोजिशन इकट्ठा है। और ये भी मैं बताता चलूँ आपको, दोबारा वो रिपीट करके बताता चलूँ कि जमहूरियत का सबक देने वालों ने आज तक 3.5 साल में सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली में अपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं रखा है किसी कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तो अपोजिशन लीडर के पास होती है, उसको छोड़ो, मेंबर ही किसी एक कमेटी में मेंबर ही नहीं रखा। और हम वहाँ नेशनल असेंबली में हम जमहूरी तो हम हैं, इनके कमेटी के चेयरपर्सन भी, ख़ुद ये बिलावल चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी का। बल्कि मैं तो शीरी मज़ारी साहबा से दरख्वास्त भी करूँगा कि इसको आउट वोट करें वहाँ से। ये तो मतलब ये भी एक वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है ऑक्सीमोरॉन, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है माशाल्लाह। तो सारी सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो उनकी जमात यहाँ सिंध में करती आई है, जो कि आपने देखा पिछले हफ्ते जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ CM हाउस के सामने किया, बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स दिखाई इन्होंने। नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे, सूबाई असेंबली के मेंबर भी थे, और माशाल्लाह जो उन्होंने किया ख़वातीन के साथ, तो वो ह्यूमन राइट्स आपको वहाँ से नज़र आ गई। तो ये तो एक कमाल का ये भी तमाशा है। हमने फिर ये डिसाइड किया कि जॉइंट अपोजिशन का एक बड़ा धरना भी हो, आपको पता है फवारा चौक प्रेस क्लब के पास, उसके पास सारी जॉइंट अपोजिशन इकट्ठी है। लेकिन खाली काला कानून नहीं है, और भी सिंध के जितने इशूज़ हैं, हम अपने सिंध को उठाना है, सिंध के लोगों को उठाना है और उनको बताना है कि नाउमीद ना हो, है इमरान खान जो इंशाल्लाह 2023 में अगले 1.5 साल बाद इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में बना के दिखाएंगे। तो हमने अब अनाउंस किया है कि हम गोटकी से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं कराची से इस्लामाबाद तक जाऊंगा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं गोटकी से कराची आ रहा हूँ। तो पूरे फिर हमारे सारे जो लोग हैं सिंध के जितने सीनियर हमारी लीडरशिप है, मुझसे बहुत सीनियर लोग भी हैं, असद उमर ने सबका नाम भी लिया, कुछ बाकी फायदे में सारे ही मुझे सीनियर हैं, तो उन सब से मशावरत करने के बाद हमने ये अनाउंस किया है। और इंशाअल्लाह आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह